हरिओम साथियों, टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं पंकज, आपके सामने आ गया हूं दोस्त। और इधर आपकी कक्षाएं काफ़ी बाधित रही हैं और कुछ बहुत मुख्य कारण थे इसलिए बाधित रही, और इधर छुट्टियां भी थी। छुट्टियों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और इधर 2-3 दिन का गैप हो गया था, फिर हम लोग अपनी कक्षा में पुनः आ चुके हैं। अभी आपने हिंदी की कक्षा देखी होगी, आपको सर ने पढ़ाया होगा और क्रमशः जरूर थोड़ा सा एक कक्षा के बाद आपको भी आराम करने का थोड़ा चाहिए समय, और ये होता है कि थोड़ा सा गैप 2-4 मिनट का दिया जाए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया आज का, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आज की कक्षा हमारी शुरू हो रही है संस्कृत की। साथियों, संस्कृत का जो हमारा पार्ट है 150, जो टेट में आने वाले सवाल हैं, टेट में आने वाले सवालों में 150 सवालों में 30 सवाल की भूमिका तो कहने के लिए हमारी है। साथियों, 30 सवाल कहा जाता है कि 30 सवाल हर एक पार्ट से आएगा। 30 संस्कृत से, 30 हिंदी से, 30 CDP से, 3 पर्यावरण से, 30 सवाल हर जगह से आएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विषय संस्कृत विषय ऐसा है कि इसमें आपको 30 सवाल की भूमिका नहीं हम निभाएंगे, बल्कि 30 सवाल के साथ साथ कई सवाल आपके सामने आएंगे और हम लोग अपनी चर्चा करें बहुत, क्योंकि थोड़ा विलंब भी हो चुका है। तो आज की कक्षा हम लोग यही शुरू करेंगे और जल्दी से शुरू करते हुए हम लोग चलेंगे आज की कक्षा में। और साथियों, ये है टेट की कक्षा आपकी। आज 7वां हमारा जो है ये चल रहा है प्रैक्टिस, और इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है। दोनों विषय एक साथ हम लोग चलाते हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आप तक ये पहुंचे और आपके लिए भी ये विषय सरल हो जाए साथियों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप हमें कमेंट करें, तो आगे की बात हम लोग करते हैं। हाँ, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। और देखिए, पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं साथियों। आज संस्कृत विषय में माना गया कि 30 सवाल आपसे बनेंगे और 30 सवाल करने होंगे साथियों, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, आंसू जी हैं, हाँ, गुड मॉर्निंग। और आंसू जी जुड़ गए हैं और ढेर सारे छात्र जुड़ चुके हैं जो हमें कमेंट करेंगे, उनका नाम हम ले पाएंगे। बाकी आंसू जी, आप सब भावी शिक्षक हैं और भावी शिक्षकों का हम बहुत बहुत आदर करते हैं, सारे लोगों का, क्योंकि आप हमारे भविष्य के शिक्षक हैं और आप ही नींव डालेंगे बच्चों में। तो साथियों, आइए हम लोग अपने सवाल की शुरुआत करते हैं, ढेर सारी बातें ना करते हुए। अब देखिए, होली लगभग बीत चुकी है और बीत जाने के बाद हम लोग रंग अपना बदलते हैं और रंग बदलते हुए सवाल करेंगे, और सवाल आपके सामने उपस्थित हो गया है साथियों। ये सवाल कह रहा है कि उपकृष्णम में समास कौन सा होगा? कौन सा? उपकृष्णम एक शब्द है, उपकृष्णम, ठीक है। इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे, एक सवाल मिलेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, पूनम सिंह जी हैं, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार, आशीर्वाद। पूनम सिंह जी जुड़ चुकी हैं, हमारे ढेर सारे छात्र जुड़ चुके हैं, सबका बहुत बहुत हम। चलिए देखिए, क्या है कि कक्षा को आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ाइए और इसमें कुछ और अच्छा करने का हम लोग प्रयास करते हैं साथियों। तो हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कि हमें और क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। हाँ साथियों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। हाँ, पहला सवाल पूछ दिया आपसे कि कौन सा समास इसमें होगा, ठीक है। उपकृष्णम में समास कौन सा होगा? कर्मधारय होगा, केवल समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बेभाव समास होगा? मोटी मोटा आपसे जो पूछे जाने वाले सवाल इन्हीं में से आएंगे। बड़े सरल सवाल आएंगे, बहुत कठिन सवाल नहीं आएंगे। पहले सवाल का उत्तर हम सीधे सीधे दे देते हैं कि प्रायण पूर्व प्रधानो बेभाव है, जिसमें आपको ढेर सारे शब्द मिलेंगे, ढेर सारे। तो उपकृष्णम में समास कौन सा बन रहा है, ये सवाल आपके सामने आ गया है साथियों, ठीक है। तो उपकृष्णम में कौन सा समास होगा? हाँ, आपके मैं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ। हाँ, उपकृष्णम। अब बेभाव समास हो गया साथियों। क्या है उप? क्या है? प्रति, पर, अप, उप, निस, दिस, दुर, रि, आंग, ये सब क्या साथियों है? ये सब आपके उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग आपके साथ सामने लगे हो। प्रायण पूर्व पद प्रधानो बेभाव है, जहां पूर्व पद की प्रधानता होगी, ठीक है। खास बात यह भी है कि प्रायण पूर्व पद प्रधानो बेभाव है, जहां पूर्व पद की प्रधानता होगी वो क्या होगा? अब बेभाव समास होगा। कह रहा है कि उपकृष्णम यानी कृष्ण के समीप, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, ठीक है। उपकृष्णम माने क्या हो गया? कृष्ण के समीप, कृष्ण कोई है या भगवान श्री कृष्ण है, उनके समीप कोई बैठा हुआ है, उसको क्या कहेंगे आप? उपकृष्णम। तो हमारे छात्र हैं, कह रहे हैं डी सवाल, डी ऑप्शन मिल गया, ठीक है भाई। एक दो सवाल और समझ लीजिए इसमें, और क्या बात है कि उपकृष्णम कह दिया। अच्छा, पूछ लिया आपसे, मान लीजिए कि भूतपूर्व है, केवल समास पूछ लिया आपसे, यहाँ पे पूछ दिया भूतपूर्व है। देखिए एक सवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भूतपूर्व में समास होगा, मान लीजिए हम इसको काट दे रहे हैं, तो भूतपूर्व में कौन समास होगा? केवल समास होगा। एकदम जानिए, केवल समास में क्या होगा? भूतपूर्व है।
हाँ, ये भूतपूर्व किसका उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका है, केवल समास का है साथियों। किसका एग्जाम्पल है, केवल समास का है। लेकिन हम लोग ये किसका है, ये है केवल समास का। किसका साथियों है ये, केवल समास का। देखिए एक साथ दो ही तीन सवाल हम लोग पढ़ लें। केवल समास एक मिलता है सबसे शुरुआत में, खैर इसकी चर्चा बहुत कम मिलती है, लेकिन आप जानिए केवल समास भी एक होता है। वो उसका उदाहरण क्या है, भूतपूर्व है। अगर केवल समास यहाँ होता तो भूतपूर्व उत्तर होता, लेकिन उपकिष्णम पूछ दिया। उपकिष्णम समास में, उपकिष्णम शब्द में कौन सा समास बन रहा है साथियों, अव्ययी भाव समास बन रहा है। इसी तरह के समास बनेंगे उपकिष्णम, ठीक है, बनेगा अधिहरी। कौन सा, अधिहरी, लिख लीजिए साथियों, अधिहरी ही, ठीक है। और क्या बनेगा, उपकिष्णम बना, एक तो बन गया उपकिष्णम, दूसरा बन गया अधिहरी। और हाँ थोड़ा साफ लिखें, हाँ अधिहरी क्या बन गया, अधिहरी, थोड़ा क्लियर लिख दें इसको। अधिहरी क्या है, अधिहरी, अधिहरी शब्द बनता है। इसमें भी कौन समास है, अव्ययी भाव समास साथियों। कौन समास है, अव्ययी भाव समास। अधिहरी में अव्ययी भाव समास हो गया। और सुमद्रम, दुर्यमनम, सुमद्रम एक बनता है, ये सब पूछा जाएगा आपसे। सुमद्रम, मापे हलंत, दुर्यमनम, दुर्यमनम क्या साथी होगा, दुर्यमनम, दुर्यवनम। माँ जब आएगा समास में अव्ययी भाव में, हमेशा माँ पे नीचे क्या लगना है आपको, ये हलंत लिख देना है, ठीक है, दुर्यमनम। और सब बनता साथियों क्या है, निर्मक्षिकम, अनुविष्णु क्या बनता है, निर्मक्षिकम, 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 फिर माँ में हलंत। और अनुविष्णु क्या बनेगा साथियों, अनुविष्णु, अनुविष्णु। और क्या बनेगा साथियों, यथाशक्ति, बार बार पूछता है यथाशक्ति में कौन समास है, तो यथाशक्ति। इस सारे समासों को आप रख लीजिएगा साथियों। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया। इन्हीं में से कोई न कोई आपके सामने आएगा। और सारे में कौन समास है, सारे में कौन समास साथियों, अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव का मतलब होता है अव्यय भाव, यानी जिसमें अव्यय का भाव हो, जिसमें व्यय ना हो। जैसे रुपया आप रखे हो, 10 रुपया कबो खर्चे हो, न घटे न बढ़े, 10 का सिक्का लिए हैं आप, न घट रहा है न बढ़ रहा है, जिसको क्या कहेंगे, अव्यय। अव्ययी भाव समास साथियों क्या होता है, ये उदाहरण है अधिहरी, सुमद्रम, दुर्यमनम, निर्मक्षिकम, अनुविष्णु, यथाशक्ति। यही 5-7 जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग खास बात क्या है, उपसर्ग साथियों पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे प्लस है ना, यहाँ पे कोई शब्द है, मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए है किरात, ठीक है, या सुमद्रम, कोई मान लीजिए है दिन, है ना, दिन, दिन शब्द है, इसमें आप उपसर्ग जोड़ते हैं, प्रति, परा। उपसर्ग क्या होता है, प्र, परा, अप, अनु, अव, निस, दुस, दुर, वि, आंग, प्रति, अभि, प्रति, सु। प्रति क्या है इसमें, तो क्या हो जाएगा, प्रति। आप दिन में प्रति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द दिन था ना, लेकिन जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग प्रायः उपसर्ग कहाँ लगते हैं साथियों, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं। किसके पहले लगते हैं, किसी भी शब्द के। जैसे दिन है तो दिन के पहले प्रति लगेगा, ठीक है। दिन में आप सु लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, लोग नहीं कहते हैं आज सु, सु में दिन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुदिन, माने अच्छा दिन, ठीक है। इस तरह से साथियों जो प्रत्यय होता है हमारा, ये उपसर्ग होता है, ये पहले लगता है, और प्लस के बाद यहाँ क्या, प्रत्यय कहाँ लगता है, ये बाद में लगता है। कहाँ लगता है, बाद में लगता है। तो साथियों बाद में क्या लगता है, प्रत्यय, और पहले लगता है, हाँ पहले क्या लगता है, उपसर्ग। पहले क्या साथियों लगता है, हाँ उपसर्ग क्या कहाँ लगता है, ये पहले लगता है, ठीक है। पहले क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, यानी उपसर्ग पहले लगता है। किसी दिन है तो पहले उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगेगा, सु उपसर्ग या प्रति उपसर्ग, दिन के पहले लगेगा। मतलब जो हमारे उपसर्ग हैं 22। सवाल आपसे बनेगा उपसर्ग कितने होते हैं, सवाल साथियों, सवाल आपसे क्या बनता है, कितने उपसर्ग हैं। खैर बड़ा हल्का सवाल है, लेकिन आपसे पूछ ही लिया, उपसर्ग की संख्या कितनी है आपके, आपसे पूछ लिया उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना होगा साथियों, 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं,
आप इसको याद कर लीजिएगा, जाकर के आपसे पूछेगा, 4 दे देगा, सु प्रति उद अल, पूछ लेगा 4 में कौन सा उपसर्ग है, तो आप याद कर लीजिए, प्र परा अप अन, ऐसे है 22 उपसर्ग हैं कि प्र परा अप सम अनु अव निस दुर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति, यही सब उपसर्ग हैं। रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। हम आपको बता रहे हैं तरीका, रट लीजिए आराम से। इसी में से कोई एक आपसे पूछ लेगा, देखिए दुस दुर दुर दुरा पूछ दिया आपसे, प्रति अप अल अस दे देगा, कौन नहीं है कौन है, चुप मार के 22 उपसर्ग है उसको रट डालिए, और कुछ नहीं, एक एक लाइन में 5-5, एक एक लाइन में 5-5, एक एक लाइन में 5-5, जैसे प्र परा अप सम, हमने इस तरह रख लिया। पहली लाइन प्र परा अप सम, जैसे प्र परा अप सम, हमने 4 एक लाइन में रख लिया। प्र परा अप सम अनु अव निस, अनु अव, दूसरी लाइन अनु अव निस निर, 8 हो गया, 4 4 4 4 8 हो गया। ऐसे तो 22 ठो आपको याद कर लेना है, आप 22 ठो याद कर लिए, बात खत्म। और दुस दुर दुस दुर वी आंग, दुस दुर वी आंग, कौन बड़ा कठिन चीज है, 4 4 3 12 हो गया। ऐसे प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग, 12 तो ऐसे याद हो गया। अभी जाइए आप 2 मिनट में इसको याद कर लेंगे, याद करके कल आइएगा। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, उपसर्ग याद करें, क्या करें, याद करें, 22 उपसर्ग कल याद करके आइएगा। हम आपसे पूछ लेंगे, एक सवाल आपको दे दिया मैंने, कौन उपसर्ग है, अब देखिए दुस है, दूर है, दूर है, दुरा है, कौन उपसर्ग पूछ रहा है इसमें, दुस है, दूर है, क्या है इसमें, सवाल आपसे पूछ दिया, आप इसका उत्तर दे दीजिए, ठीक है। तो 22 उपसर्ग में पूछ दिया, दुस दूर दूर दुरा, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। हलंत नहीं होता है, इसमें ए विकल्प जो चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या था, अगर आपने रट लिया है तो ये दुरा है नहीं, कहीं दुरा मिला आपको, अभी तो मैं 12 में नहीं मिला, बाकी भी आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। पूछा सवाल यही है, इसमें कौन सा नहीं होगा, तो साथियों ये हमारा ऑप्शन हो गया पहला। दूसरा सवाल आइए, अव्यय शब्द नहीं है, अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, जो कभी खर्च ना हो। साथियों संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत कठिनाई स्तर में आप मत जाइए, ठीक है। आपको टेट पास करना है, विद्वान नहीं बनना है, केवल आपको 30 सवाल में 28 सवाल, 30 सवाल आपको पाने भर हैं। अच्छा, सुपर टेट में भी इसकी भूमिका रहेगी, अन्य परीक्षाओं में इसकी भूमिका है। अगर हमारी कक्षा आपको अच्छी लगी है तो अव्यय का मतलब क्या होता है, जो लोग कहते नहीं बहुत व्यय मत करो, बहुत खर्चा मत करो पैसा, मतलब कुछ ऐसे हमारे भाषा में शब्द हैं जो व्यय नहीं होते, जो खर्च नहीं होते, मतलब न वो कभी बढ़ते हैं, न वृद्धि, न विकास, न घटोत्तरी, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कभी आप देखते होंगे कुछ कुछ हम लोग प्लांट लगाते हैं घर पे गमले में, तो कुछ ऐसे बावनी प्रजाति की होती है, न वो कभी घटती है न कभी बढ़ती है, एकदम वैसे पड़ी रहती है। बरगद के पेड़ देखेंगे आप, इतना बड़ा 10 साल से है, वैसे आज भी वैसे पड़ा हुआ, इतना बड़ा। लेकिन जो बावनी प्रजाति के होते हैं, मतलब वो अव्यय, उसमें व्यय, ना तो घटते हैं ना तो वो बढ़ते। अब काट देने वाला की बात है, लेकिन घटते बढ़ते नहीं है। वैसे हमारे भाषा में कुछ शब्द हैं, यथा, यथा, तथा, ठीक है, और यद्यपि, ये ढेर सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ये कभी घटते बढ़ते नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया सवाल, और सवाल आपसे पूछा कि अव्यय शब्द नहीं है, पूछ लिया इसमें कौन सा नहीं है, कदा, पूरा, ठीक है, पूरा शब्द में कभी पूरे नहीं होता है, ठीक है, पूरा, शायं, नृप माने राजा, नृप, यही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। और नृप माने क्या होता है, राजा यानी किंग। बाकी सब क्या है, कदा, पूरा, सायं, प्रातः है, प्रातः में कभी प्रातः है, कभी आपने देखा लिखा, प्रातः माने सवेरे, मॉर्निंग, प्रातः माने सवेरे। संस्कृत पढ़ने का यही फायदा आपको साथियों है कि आप कितना भी अंग्रेजी मीडियम के छात्र होंगे, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं, ढेर सारे इसमें छात्र ऐसे होंगे जो इसमें कई छात्र हमारे ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताना चाहता हूँ साथियों कि आपको
यदा कदा, आपने अगर रामायण महाभारत देखा तो उसमें नहीं होता है यदा यदा ही धर्मस्य। थोड़ा बहुत संस्कृत तो आप जानते ही होंगे, कहीं कहीं लिखा आपने पढ़ा होगा, कहीं दीवार में, कहीं विद्यालय में, कहीं स्लोगन में लिखा रहता है यदा यदा, यदा कदा, तथा, यदि, ठीक है, और यथा, ये सब शब्द कभी घटते बढ़ते नहीं, एकदम वैसे पड़े रहे। इसी नाते क्या कहा गया, अव्यय शब्द नहीं है, यानी इसमें व्यय हो सकता है, यही नहीं है नृप, ठीक है। तो नृप शब्द जो है वो अव्यय नहीं, बाकी ये सब अव्यय हैं, यानी इसमें कभी घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती है। कदा जैसे है ऐसे मिलेगा, कभी भी कहीं किसी भाषा में जाएंगे आप, हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, और कभी कोई उपन्यास, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं हिंदी का, उसमें रहेगा कदाचित या कदा, पूरा काल में, ठीक है, पूरा माने पहले, पूर्व, ठीक है। तो बिफोर, इसको कहते हैं बिफोर, वही पूरा है। सायं, सायं हमेशा ऐसे ही रहती है, सायं, सायं में या अपना ना तो इसमें छोटी मात्रा होगी ना बड़ी मात्रा होगी। सायं माने इवनिंग, क्या होता है दोस्तों, इवनिंग, वही इवनिंग वाला, पूरा माने जो होता है बिफोर, बिफोर, कदा माने कभी कभी जो होता है, यदा कदा नहीं ना कहते हैं कि यदा कदा कभी कभी, वही है कदा, इसको आप कभी कभी हिंदी में जानते हैं, वही है कदा। आइए साथियों देखते हैं अपने सवाल को। तो आपने देख लिया नृप माने राजा, सायं पूरा, प्रातः, सायं भी हो गया, प्रातः भी हो गया, ये सब क्या है, अव्यय। अव्यय का मतलब न घटे न बढ़े, वही होता है अव्यय, ना व्ययित अव्यय, ठीक है। शतकत्रय, आपसे टेट में सवाल पूछ सकता है। सवाल क्या पूछ सकता है, देखिए, आपको मेरी कक्षा साथियों अच्छी लग रही है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही है। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इसमें है, आर्ट्स के भी हैं जो एकदम संस्कृत नहीं जानते, वो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। सबका भला चाहते हैं कि आप सबका टेट में हो और सारे लोग शिक्षक बने। और खास बात जानते रहिए कि केवल टेट भर नहीं है, सुपर टेट में भी हम आपके साथ रहेंगे। बिना संस्कृत विषय का 10 सवाल रहेगा, 10 सवाल में अगर 20,000 30,000 वैकेंसी है और 10 सवाल में अगर आपने 9 सवाल कर लिए 10 में अगर आपने 10 कर लिया, 9 कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं आप शुरू के 1000 रैंक में रहेंगे, 500 रैंक में रहेंगे। आपको मैथ आती ही है, आपको हिंदी आती ही है, आपको जीएस आ रहा है, संस्कृत में पर्याप्त लोग फंसेंगे। आपने अगर 9 सवाल कर लिया, 10 सवाल कर लिया, आप खाट से एकदम शुरुआती रैंक में हो जाएंगे साथियों। कहने का मेरा मतलब यही था। आइए, हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब न करें, कमेंट तो करें हमारी कक्षा कैसी लग रही है, और कुछ करें चाहे ना करें, खराब लगे तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा, ये काम जरूर करके जाइएगा। अगर हमारी कक्षा आपको न जमे तो आप अनलाइक करिएगा। आप संस्कृत केवल 30 सवाल लेके साथियों नहीं आए हैं, 30-10 जो आज सुपर टेट में आएगा, किसमें आएगा, सुपर टेट में भी तो आएगा, आपके लिए आएगा। आप सीटेट देने जाएंगे, ठीक है, सीटेट देंगे, उसमें भी इसकी भूमिका रहेगी, और 30 सवाल जो टेट देने जा रहे हैं आप, इसकी भूमिका रहेगी। तो 30-30-30-30-10 40, और आप हिंदी में जो आप 30 सवाल पढ़ते हैं उसमें 15 सवाल करेंगे, उसमें आते हैं व्याकरण के आते हैं, तो 30-10-40 10-50, हम 55 सवाल लेकर के आपके सामने आए हुए हैं, ये आप भूलिएगा नहीं। आप जरूर हमें कमेंट करिएगा कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है। ये संस्कृत केवल 30 सवाल मत मान के चलिए साथियों, आपके लिए मैं 55 सवाल लेके आया हूं। कितना, 55 को पूछ लेगा आपसे टेट में कि 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं साथियों। आप 55 जानते ही हैं, 55 आप जानते हैं, 55, 50 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। आपसे पूछ लिया 55 का संस्कृत क्या होगा, 55, 5 माने पंच, इतना जानिए, 5 माने पंच, और 5 यहां हो गया, ठीक है, 5 और धन 50 बराबर क्या हो जाएगा, 55। तो 5 माने पंच और 50 माने 50, क्या हो जाएगा साथियों, 50, 50 माने 50 होता है, ठीक है, ये 2 4 है इसमें 50, तो 50 मानिए, तो पंच 50 यानी पंच धन 50 यानी पंच 50। एक सवाल ये भी पूछ दिया आपसे कि 55 को क्या कहते हैं संस्कृत में, पंच 50। साथियों एक साथ 2 बातें देखिए, आपको मैं बता दिया। आपसे 1 अंक का सवाल जरूर पूछा जाता है कि 55 को क्या कहते हैं, 45 को, 21 को, 28 को, 37 को, सब बताएंगे आपको। शतकत्रय के रचनाकार कौन है, शतक, ये देखिए भर्तृहरि है, इसके तीनों ने क्या लिखा था, जब ये क्या थे, राजा थे, कहानी जान लीजिए, राजा थे, पहली बात, ये किंग थे भाई, राजा थे। अच्छा, जब ये राजा थे तो उस समय भाई, वही राजा है तो उसको वैभव है, वैभव माने भाई उसके पास पैसा है, कौड़ी है, तो श्रृंगार शतक इन्होंने लिखा था उस समय। अरे भाई रानियां थी, ढेर सारी पटरानियां थी, तो श्रृंगार शतक उस समय इन्होंने लिखा, एक रचना। इसके बाद राजा के बाद इनको वैराग्य हो गया, तो इन्होंने क्या लिख दिया, इसके बाद राजा राजपाट छोड़ दिए तो क्या लिखे इन्होंने, वैराग्य शतक। शतक माने होता है 100,
इसके बाद वैराग्य शतक के बाद, वैरागी वैरागी होने के बाद इसके बाद इन्होंने नीत की बातें लिखी, जिसको पॉलिसी कहते हैं आपको, नीति शतकम, इन्होंने नीत शतक लिखा। 3 रचना इनकी है, एक श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीत शतक, 3 रचना है। शतकत्रय, देखिए शतक माने 100 और धन, त्रय माने 3, यानी ये जो इनकी 3 रचनाएं हैं इनमें क्या क्या है, 100 पोयम है, 100 कविताएं हैं। 4 लाइन की कविता आप पढ़ते नहीं है कि उधो मन नहीं हाथ हमारे, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सिम गरजती। इसे 4 लाइन आप हिंदी कविता पढ़ते हैं, वैसे इन्होंने 2 पंक्तियों की, 3 पंक्तियों की इन्होंने कविता लिखी है या श्लोक लिखे हैं। यानी ये जो 4 शतक इनके हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीत शतक, इनके जो 3 शतक हैं इनकी रचना पूछेगा, इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है कि नीत शतक किसकी रचना है, भर्तृहरि की। वैराग्य शतक किसकी रचना है, भर्तृहरि की। श्रृंगार शतक किसकी रचना है, भर्तृहरि की। और कुल छोड़िए, टेट में उठा के उसने कहा कि एक एक नहीं पूछेंगे, पूछ दिया शतकत्रय, यानी जिनमें 100 कविता है, 100 श्लोक हैं, उन तीनों रचनाओं को कौन लिखने वाला, बढ़िया सवाल पूछा था, राजा भर्तृहरि है। चाहे भर्तृहरि पूछे चाहे राजा भर्तृहरि। पंडित जगन्नाथ की रचना का नाम क्या है, रसगंगाधर। क्या है, रसगंगाधर, पूछेगा, याद कर लीजिएगा, रसगंगाधर रचना है। जयदेव का क्या है, चंद्रालोक। क्या है, चंद्रालोक, चंद्रालोक इनकी रचना है। क्या है, चंद्रालोक। अमरुक की अमरुक क्या है, अमरुक शतक ये लिखते हैं। अमरुक क्या है, अमरुक शतकम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अमरुक शतकम, अमरुक शतकम इनकी रचना है। तो साथियों ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इतना जानते रहे कि जगन्नाथ ने क्या लिखा, रसगंगाधर। जयदेव ने क्या लिखा, चंद्रालोक। रट लीजिएगा जा, चंद्रालोक, चंद्रालोक। आप देखिए, आपके पास सुविधा है, आप बैक करके आवाज सुन सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो पंडित जगन्नाथ ने रसगंगाधर और जयदेव ने चंद्रालोक, भर्तृहरि ने, ये राजा थे तो मैं ऐसे लिख दिया हूं, ये श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीत शतक, और अमरुक ने क्या लिखा, अमरुक शतक। चलिए आगे बात करते हैं। 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 13। अब भाई आपसे पूछ दिया 13 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अब आपसे पूछा 13 में क्या होता है, 3। अब देखिए इसका क्या है, कोई भी संख्या जो 13 है तो आप 13 को जोड़ने में कैसे आप जोड़ेंगे, जोड़ने के तो आप 7 और 6 जोड़ेंगे तब भी 13 आ जाएगा। लेकिन अब पूछा है 10, देखिए हर के नीचे पीछे क्या है, 10। पहले टिक पकड़िए, पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से आप दोनों की संख्या अलग अलग लिख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, टिक से बता रहा हूं आपको। अब रटें आपकी 1 है 2 3 4 5 7 10 है, एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है, पंचदश है, षटदश है। अंग्रेजी वालों के लिए कठिन है, आपके लिए मैं बात बता रहा हूँ। संस्कृत वाले जानते हैं, वो थोड़ा बहुत जानते होंगे, वो भी गलत कर जाते हैं। ऐसा नहीं संस्कृत वाले बड़े तेज हैं या वो सब सवाल सही कर लेंगे। मैं खास करके हर एक स्ट्रीम के बच्चों की बात कर रहा हूँ, हर एक साथियों की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका क्या त्रयोदश, देखिए 10 है, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं है तो नहीं है। 10 देखिए यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है। त्रय है, त्रयो 10, तो पहले आप यहाँ 10 लिखिए, लिख दिया आपने। त्रय, त्रय, और पूछ रहा है 13। अब 3 को तो संस्कृत में आपको पता होना चाहिए, शुरुआत के 1 2 3 4 को क्या कहते हैं, एक को एक है कहते हैं, और 2 को 2 कहते हैं या द्वे कहते हैं, या 3 को त्रयः कहते हैं या त्रि कहते, त्रि या त्रयः कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन त्रय नहीं कहते, त्रय उसको नहीं कहते। ठीक है, त्रयः कहते हैं या त्रि कहते हैं, त्रयः कहते हैं, लेकिन त्रय नहीं कहते। ठीक है, अब आप जाकर के 5 6 7 8 तक की गिनतियों को याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, 10 आपने लिखा, 13 है, इसमें आपने पहले क्या ये 10 लिखा है, पहले आपने 10 लिख दिया भाई, चलो ठीक है। अब त्रयः लिखिए, त्रयः माने 3। अब यहां लिखिए 3 को त्रयः लिखिए, त्रयः माने इतना जानना पड़ेगा आपको, त्रयः। ठीक है, और ये इसको 10। अब देखिए मिलता जुलता कौन सा है, त्रयोदश है कि त्रयोदश है। अब खास बात एक बार और आपके सामने आके खड़ी हो गई भाई, कि अब आपको साथियों देखना है कि अब इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको संधि, थोड़ा सा संधि का ज्ञान होना जरूरी, थोड़ा सा। त्रयोदश है, त्रयोदश है, त्रयोदश है तो नहीं होगा, 1 10 एकादश द्वादश त्रयोदश है बनता है। ठीक है, तो त्रय धन दशह करेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो साथियों इसमें क्या बनेगा आपका, देखिए अब आपका
ये तो कट गया, पहले ही कट गया, ए भी ऐसे ही कट गया। आपके पास केवल दो विकल्प बचा, त्रयोदशा है और त्रयोदशा है। अगर आप इनको जोड़ेंगे संधि के आधार पे, 3 और 10 को जोड़ेंगे, 10 को 10 दशा कहते हैं, 3 को त्रयः कहते हैं, तो त्रयः दशा है, त्रयोदशा है, क्या बन जाएगा संधि होने के बाद? त्रयोदशा। देखिए एलिमिनेशन थ्योरी होती है एक संस्कृत में, संस्कृत में क्या अंग्रेजी में, एलिमिनेशन थ्योरी जब आप लगाते हैं तो कुछ इस तरह से एलिमिनेट करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है साथियों, अब 13 पूछ लिया, अब आपसे 12 पूछ लेता, 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, द्वादश है। अब इससे मतलब 12 पूछ दिया तो आप यहाँ 10 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, उल्टा थोड़ा आपको जोड़ना पड़ेगा, 10 2 12 नहीं, बल्कि 10 इधर उल्टा और 2 इधर, तो 10 को दशा लिखिए। ठीक है, अब 2 को द्वयोः करिए या द्वय करिए, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, एक द्वौ त्रय चतुर्थ है। ठीक है, तो द्वयोः, ठीक है, एक 10 एकादश द्वादश, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2 को द्वा और 10 को 10, क्या हो जाएगा? द्वादश। 12 को क्या कहेंगे साथियों? द्वादश। 13 को क्या कहेंगे? त्रयोदश। ऐसी चीजें आपको हम बताएंगे। कक्षा हमारी अच्छी लग रही तो आप जरूर हमें कमेंट करिएगा। देखिए गणित, अब आपको यहाँ गणित समझाई जाए ये बात उतनी उचित नहीं है, इसमें क्या साथी होगा? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए, निम्न गद्यांश के अनुसार 24 और 25 के उत्तर दें महाराजा दिलीपा। देखिए 24 और 25 नंबर सवाल है, हाँ 24 नंबर सवाल और 25 नंबर सवाल आपके सामने आएंगे। ठीक है, इनके उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 24 और 25 के उत्तर दें, नहीं 24 और 25 नहीं, बल्कि यहाँ सवाल नंबर को, हाँ छठवां, माफ करिएगा, हाँ छठा एवं सातवां, हाँ 25 में के उत्तर दें। महाराज दिलीप है, गुरु वशिष्ठ। महाराज कौन है? दिलीप है, महाराज दिलीप है। देखिए अब आपको उत्तर, आपको मान लीजिए हिंदी इसका नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे भाई? मामला फंसा कि नहीं फंसा? देखिए खास बात उन विद्यार्थियों के लिए जो हमारे विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जो संस्कृत से उनका नाता थोड़ा कम रहा है, लेकिन जरूर आप हिंदी जानते हैं तो संस्कृत को आप जोड़ के बता देंगे। आप इसका हिंदी समझिए, कुछ ना समझिए। देखिए कह रहा महाराज, महाराज तो आप जानते ही हैं, महाराज, हम इसको हटा दें, पहले आपको मैं पहले मोटी मोटा हिंदी बताऊं, उत्तर पहले देख लीजिए। अब यहाँ पे वो हल करने का तरीका क्या है, पहले ये मत पढ़िए, आपको पहले बताने का प्रयास में कर रहा हूं। एक दिया गया है गद्यांश, उसमें से आपको उत्तर खोजना। जैसे हिंदी का गद्यांश आता है, इंग्लिश का एक स्टेंजा मिलता है, हिंदी का पैराग्राफ मिलता है, स्टेंजा नहीं पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आपको एक सवाल निकालने होते हैं। आपने इंटर में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अन्य परीक्षाएं देते होंगे तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसको पढ़िए ही मत, इसको आप ढक दीजिए। कह रहा दिलीप सेवा करोत, आपको अखरोत नहीं आ रहा है, कस्या नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। पूछ रहा है कि दिलीप सेवा करोत माने करता है, दिलीप सेवा करता है, इतने भर दिमाग में बैठा लीजिए। पास होने का तरीका बता रहा हूं साथियों, विद्वान नहीं बनना है। दिलीप कस्या सेवा मकरोत, कोई दिलीप है, मान लीजिए दिलीप, महेश, रमेश, राम, कोई दिलीप कस्या सेवा मकरोत, यानी दिलीप सेवा करता है, ऐसा कोई भाव है। सुदक्षिणाया है, नंदिन्या है, वशिष्ठ से आश्रम से। खट से आप खोजिए दिलीप कहाँ है और सेवा कहाँ मिल रहा है, उसके आगे पीछे ये शब्द मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अच्छा भाई, महाराज दिलीप मिल गए, गुरो वशिष्ठ से आज्ञाम स्वधेन्यो हो, नंदिन्या है, खट से मिल गया आपको सवाल। पहले लाइन में ही पहला सवाल आपके सामने साथियों मिल गया है। आप देखिए भाई, यहां पढ़ने का कोई जरूरत, आपको अर्थ वर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात भाई, वेल एंड गुड। अगर आपको इसका हिंदी वर्जन आ रहा है तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। न आने की स्थिति में आपको बता रहा हूं कि आपको टिक से कैसे पकड़ना होगा। ये संस्कृत पढ़ लेंगे तो ऐसे दिमाग आपका गर्म हो जाएगा, और आना रहेगा तब वो नहीं आएगा आपको। कहने का मतलब ये है, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के नहीं है या फिर संस्कृत को उतनी समझ नहीं है, तो आपको करना क्या है, सवाल पहले पढ़ लीजिए। दिलीपस्य कस्या सेवाम करोत, कि दिलीपस्य यानी दिलीप कहाँ है भाई? महाराज दिलीप है। गुरो वशिष्ठ से, कतुक इसमें मिल रहा है वशिष्ठ से आज्ञाम, आप इसका हिंदी समझिए, वशिष्ठ आज्ञा धेनो नंदिन्या। थोड़ा थोड़ा आज्ञा तो आप जानते हैं, आज्ञा क्या होता है? ऑर्डर। दिलीप के गुरु वशिष्ठ आज्ञा देते हैं, स्वधेनो नंदिन्या, उस नंदिनी की सेवाम अकरोत। इस सेवाम अकरोत तो कस्या पूछ रहा है, बक्सा। सेवाम अकरोत जहां है उसके पहले वाला जो शब्द है वही बक्सा को भरेगा, नंदिन्या है।
बात खत्म। यही सवाल आपको साथियों करना है, इसी तरह से करना है। मैंने आपको बता दिया पहले, आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, सीधे सीधे बिना हिंदी अर्थ पढ़े आपको सीधे आगे निकल जाना है। और देखिए बहुत तेजी से चलेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे साथियों। 15 सवाल ही करिए, लेकिन कायदे से कर लीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए, सेवाम अकरोत, सेवाम अकरोत, तो इसके पहला वाला शब्द क्या है, नंदिन्याह, नंदिन्याह। बी ऑप्शन आप मार के निकल जाएंगे। अगला सवाल, राजा गाम, राजा गाम प्रतिदिनम माने प्रतिदिन पुत्र अनयत कहां लेने जाते थे। राजा जो है गाय को कहां लेने जाते थे, आपको नहीं आ रहा है। हम यही मान के चल रहे हैं कि आप संस्कृत बैकग्राउंड के हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी के हैं तब भी आप पकड़ ले जाएंगे। लेकिन हमारे वो साथी जो संस्कृत बैकग्राउंड जिनका नहीं रहा है और जो नहीं पकड़ पाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। आपको टिक से कैसे पकड़ना है। राजा गाम प्रतिदिनम, राजा जो है, राजा माने किंग, गाम माने गाय को, प्रतिदिनम माने रोज, प्रतिदिन, डेली, कुत्र माने कहां, अनयत माने लाते हैं कहां, यही पूछ रहा है आपसे। अब आइए अगला वाक्य देख लेते हैं भाई, खट से देखते हैं। अब देखिए, सह प्रतिदिनम गाम प्रातः काले अनयत, अनयत है ना शब्द, देखिए अनयत है कि नहीं यहाँ पे, अनयत के पहले, अनयत, अनयत के पहले कुत्र है, इसी बक्से को भरना है। अब अनयत के पहले कुत्र है, देखिए सवाल पढ़िए, अनयत आप जाके पहले खोजिए, अनयत कहाँ है, अनयत शब्द खोज, अर्थ आवे चाहे जी ना आवे कोई मतलब नहीं है। आप प्रतिदिनम के बाद और अनयत के बीच में क्या है, देखिएगा कोई ऐसा शब्द मिल रहा है। आइए भाई, हाँ देखिए कहाँ है भाई, ये है प्रतिदिनम गाम प्रातः काले बनम, कहां भाई है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम बनम अनयत, आश्रम बनम गृहम, आपको मिला कि नहीं मिला। सवाल साथियों ऐसे ही कुछ खोजना है, ठीक है। अगर ऐसे सवालों को आप ऐसे टच करेंगे, खोजेंगे, तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे, ये मेरा मानना है। कोई पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में अर्थ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पढ़ करके आप जाइए, अनयत के पहले और गाम प्रतिदिनम के बीच में बक्सा है, कुत्र माने कहां, कुत्र माने कहां, वेयर, अंग्रेजी में वेयर, WHERE, यही है वेयर, कुत्र माने कहां। अब कुत्र को भरना आपको है। अब कुत्र को भरने के लिए अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो आप करेंगे क्या भाई, सवाल खड़ा हो गया, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक से बताऊंगा साथियों। इसी तरह आप करते हुए चले चलेंगे, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। आइए साथियों, हमारी कक्षा कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर सवाल हमारे नहीं अच्छे लग रहे हैं, तरीका हमारा गलत है और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ सुधार करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमें आप बताइएगा। दिवस माने क्या होता है, दिन, दिवस माने दिन, और दिन माने डेज, अरे डे नहीं होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सोमवार रविवार, ठीक है, संस्कृत में रविवासर कहते हैं, सोमवासरः, ठीक है। तो आइए, दिवस शब्द है, कह रहा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। अब आपसे रूप पूछ लिया, रूप विषय क्या होता है साथी, एक अपने साथी से पूछे, हाँ हम, क्योंकि हम शुरुआती दौर में थे जब प्रयाग विश्वविद्यालय में हम लोगों का प्रवेश हुआ, तो ये हुआ था कि भाई रूप को लेकर के बड़ी चर्चा, रूप तो ठीक हम लोग रट लिए, बालक का राम का पहली बार विषय पढ़ा गया, तो हमने साथी से पूछा भाई रूप कैसे रटा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो हंसी मजाक में कहा रूप रटने का विषय थोड़ी, रूप देखने का विषय, रूप देखो केवल। तो हमने कहा यार भाई देखिए, हंसी मजाक की अलग की बात होती है, तो रूप साथियों क्या है, बार बार आप देखेंगे, वास्तव में रूप देखने का विषय होता भी है। अब राम है रामो रामा, राम रामो रामान, आप उसको रटेंगे बहुत बार नहीं, बार बार उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको आ जाएगा, बार बार पढ़ेंगे निश्चित तौर पर आपको मिलेगा वो सवाल। आइए देखते हैं, दिवस, दिवससु, दिवसायेषु, दिवसेषु, दिवसेषु, 4 विकल्प आपके सामने, चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करिए और खट से बताइए कौन सा होगा। हम आपको बता रहे हैं कौन होगा इसका साथियों, इसका उत्तर क्या होगा आप हमें बताइए। कक्षा आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों तक जरूर भेजिएगा, सबका कल्याण हो जाए। क्योंकि हमारी संस्था टीचर्स अकादमी है, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के को आगे करते हुए आपके लिए सवाल लेकर के आई हुई है। साथियों क्या देखिए, तरीका हमारा क्या पढ़ने का है, हम चाहते तो सीधे थ्योरी से लेकर आपके सामने आ गए होते, क्योंकि आप बीएड हैं, आप टेट हैं, आप बीटीसी हैं, आप डीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो साथियों मेरा कहने का मतलब है आप इतना जरूर जानते होंगे, आगमन विधि, निगमन विधि जो होती है, दो हमारे जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, तो वो आगमन और निगमन किस आधार पे बच्चे को समझाया जा सकता है, किस आधार पे शिक्षकों को अपनी तरफ अभिप्रेरित किया जा सकता है, या बच्चों को कैसे पढ़ाना है, यही बात आपको सीख के वहां जानी है। तो जरूरी ये है
कि हम लोग कैसे सीखे। दिवसस्व, दिवसैषु, दिवसेषु और दिवसेषु 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करते हुए हमें आप जवाब दे देंगे तो हमें अच्छा भर लगेगा। आइए साथियों देखते हैं इसका क्या बनेगा। आपके कमेंट हम थोड़ा देख रहे हैं और कमेंट देखने के बाद फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारे साथियों ने क्या जवाब दिया है। दिवसेषु, हाँ अच्छा लग रहा है आपके सवाल देख करके साथियों, और हमें जवाब जितना जल्दी देंगे हमें और अच्छा लगेगा कि हमारे साथियों ने हमें ढेर सारा जवाब दिया है और अच्छा लग रहा है कि आप हमें जवाब दे रहे हैं साथियों। हाँ खैर से, हाँ जवाब मिलना शुरू हो गया और धन्यवाद आप सबका कि आपने हमें जवाब भी इतना अच्छा दिया है। तो हम उन साथियों का नाम भी लेंगे जो हमें जवाब देंगे, ताकि हम ये रहे कि हमारे साथ देखिए प्रतिमा जी हैं और आंसू जी हैं, ढेर सारे छात्र हमसे जुड़े हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जवाब भी हमें वो दे रहे हैं कि दिवशेषु बन रहा है, दिवशेषु बन रहा है, दिवशेषु बन रहा है, दिवससु बन रहा है। तो रामेश हाँ रामेण रामभ्याम रामई रामे रामयोः रामेशु बहुवचन कह रहा है, तो यहाँ दिवशेषु बन रहा है, वैसे रामेशु बनता है, वैसे दिवशेषु बनेगा। डी विकल्प तो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही करें। आपको हम बताएंगे रूप कैसे पढ़ा जाएगा। दिवशेषु किसमें बनता है, सर्वस्मिन किसमें बनता है, ठीक है, और तया किसमें बनता है, तस्मिन कहाँ बनता है, सर्वस्मिन कहाँ बनता है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। अगला सवाल देखिए, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन कौन सा रूप हो जाएगा। आप बताइए भाई, नदी शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप पूछ लिया आपसे। बहुत अच्छा साथियों, आप हमें बड़े ढंग से देख रहे हैं, आप हमें, हाँ लेकिन जवाब आप थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे साथियों ने हमें अच्छा जवाब दिया है। तो साथियों बताइए इसका जवाब क्या होगा। नदी शब्द है, नदी शब्द क्या है, नदी माने रिवर, आप ये तो जानते ही होंगे आप, ठीक है, रिवर, रिवर माने नदी, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत पहले ही। कह रहा नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यानी जैसे हम आपसे ये भी पूछ सकता है, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीम, नद्यौ, नदीह, ये हो गया प्रथमा का रूप, प्रथमा विभक्ति। द्वितीया विभक्ति, कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। एक वचन क्या है, एक वचन, एक वचन हो गया डब्बा। द्विवचन माने दो वचन, द्विवचन, ठीक है साथियों। देखिए आइए क्या हो गया साथियों, द्विवचन, इसके नीचे हो गया बहुवचन। बहु माने बहुवचन, बहुवचन, ठीक है साथियों, ये हो गया। पूछा है नदी शब्द के प्रथमा का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एक वचन कहाँ है, प्रथमा विभक्ति ये है, उसका एक वचन पूछेगा तो नदी होगा। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन पूछता, यहाँ पूछा होता द्विवचन क्या होगा, तो द्विवचन क्या होगा, नद्य होगा। और यहाँ पूछ लेता द्विवचन नहीं बल्कि पूछता बहुवचन क्या होगा। यही सवाल मैं आपको एक सवाल में 3 सवाल बता रहा हूँ। बताने का प्रयास ये है कि आप सवालों को करना सीख जाइए। पूछ लेता नदी शब्द के प्रथमा, पूछा है सवाल इसका, ही पूछना है, यही सवाल पूछा है वो कि नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति, ना यही पूछा है। नदी शब्द है, नदी, और उसका मूल प्रातिपदिक नदी है, यानी नदी शब्द है, जैसे राम शब्द है, रमा शब्द है, और फल शब्द है, और माता शब्द है, पिता शब्द है, गुरु शब्द है, वैसे कौन शब्द है, नदी शब्द रूप है। उसके प्रथमा विभक्ति, यानी ये प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति भी लिख दे रहा हूं, हाँ प्रथमा विभक्ति, और ये द्वितीय विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का रूप ये 3 तरह से चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। द्वितीय विभक्ति का रूप चलता है नदीम, नद्यौ, 2 बार 2 मात्राएं हैं, नदीम, नद्यौ, नदी चलता है। नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति, एक वचन यानी नदी, द्विवचन यानी नद्यौ, बहुवचन माने नद्यः। तीनों अगर पूछेगा पारी बारी से तो आपको ऐसे उत्तर देना होगा। पूछ लिया प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो गया, तो आपने दे दिया नदी, नदी, बी ऑप्शन सही है। पूछ लेता, देखिए ऑप्शन में बैठा दिया है, नदी शब्द के प्रथमा द्विवचन का रूप क्या होगा, जो हो गया नद्यौ, यहां दिया है नद्यौ। पूछता नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा, ये बहुवचन का रूप क्या होगा, यानी नद्यः, यानी नदी माने एक नदी, नद्यौ माने 2 नदी, 2 नदी माने गंगा जमुना। जैसे पूछ आपसे कह दिया गंगा और यमुना, तो वहां नदी नहीं कहेंगे, वहां उसको दोनों को क्या कहेंगे, नद्यौ,
यानी दो नदियां हैं, दो वचन है यानी द्विवचन है। और पूछ लिया आपसे नद्या है, आपसे पूछ लिया नद्या है, कई नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, ठीक है, और ढेर सारी नदियां, अलकनंदा, कई नदियों का नाम लेके तो उसको क्या कहा जाएगा? नद्या है, माने ढेर सारी नदियां। एक नदी माने नदी एक वचन, माने एक नदी को एक वचन कहेंगे, दो नदी को द्विवचन कहेंगे यानी नद्यौ, और तीन नदी या तीन नदी से ज्यादा है तो वहां क्या हो जाएगा? नद्यः। देखिए पूछा है आपसे सारे सवाल, तो मैंने नदी शब्द के प्रथमा विभूति का एक वचन क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। द्विवचन क्या हो जाएगा? यहाँ द्विवचन क्या हो जाएगा? नद्य हो जाएगा। बहुवचन क्या हो जाएगा? नद्य हो जाएगा। सारे सवाल एक के बार में उठा के उसने दे दिया है, बड़े कायदे से ऑप्शन रखा है, आप सबने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी का। आंसू जी ने, प्रतिमा जी ने, ढेर सारे लोगों ने सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए पितृ शब्द का पर्यायवाची, अब देखिए पर्यायवाची आपसे पूछ दिया, अंग्रेजी में एंटोनिम सिनोनिम आप कहते हैं उसको, ठीक है, जिसको आप एंटोनिम सिनोनिम कहते हैं वही तो आपके सामने आके खड़ा हो गया, पूछ दिया क्या होगा भाई? पितृव्यः, जन्मदः माने जन्म, दा माने देना, दा धातु एक नहीं, देने के अर्थ में, तो जन्मदः माने जन्म देने वाला, तो भाई जन्म देने वाला कौन हो सकता है? जन्मदः माने जन्म देने वाला, जन्म कौन देता है? माँ बाप ही देते हैं भाई, माता पिता ही तो हमको जन्म देते हैं, उत्पन्न करते हैं। जनकः, जनकः माने भी क्या होता है? जनक माने उत्पन्न करने वाला, जनक ही है। तात, सबका माने पिता होता है, पिता, इसको अंग्रेजी में फादर कहते हैं। हाँ, ये जनकः, ताता है, सबका मतलब क्या है? यही फादर है, जिसको फादर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, संस्कृत में बहुत ढेर सारे हमारे साथी हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, ताता है माने समझ जाएंगे, तात माने भी वही होता है, हे तात। अभी रामायण महाभारत आपने देखा होगा, उसमें कहते हैं हे तात, वहां हे पिताजी, हे पापा जी नहीं कहते हैं, हे डैडी नहीं वहां कहा जाता साथियों, वहां डैडी नहीं कहा जाता, वहां पापा नहीं, वहां हे तात। हे जनकः, हे जन्मदः, वहां कहा जाएगा कि हे पिता कहने के लिए, हे जन्मतः, हे जनकः, हे तातः। पितृव्यः माने क्या होता है? चाचा, चाचा को आप घर पे जाइए कहिए पितृव्यः है, यानी अंकल, UNCLE, अंकल। पितृव्यः माने क्या होता है? अंकल, यही नहीं है? पूछ लिया। पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है? ये तीनों पिता का पर्यायवाची है, जनक, तात, जन्मदः। पितृव्यः माने क्या होता है साथियों? चाचा होता है, यही नहीं है? जो कि सही लग रहा है कि वही बैठा हुआ है, यही खास बात देखिए हमारी वैज्ञानिकता, हमारी भाषा की ही है कि देखने में पृथ्वी ही लग रहा है कि बिल्कुल वही, ये नहीं तात नहीं होगा, लेकिन तात है, जनक भी है, जन्मदय भी है। पृथ्वी माने चाचा होता है। कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है? पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्रों के लिए, यानी अडल्ट जो हो जाते हैं उसको प्रौढ़ कहते हैं, अप्रौढ़ माने एडल्ट अभी नहीं है, यानी अभी किशोरावस्था में है, अभी बाल्यावस्था में है। तो पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है, यानी ये बात, यह कथन किसका है? लिखी जाती है, ये सही है नहीं सही है, इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ चर्चा इतनी हो रही है कि पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक माने टेक्स्ट बुक जो आप कहते हैं, जिसको पढ़ते हैं हम लोग नहीं कहते हैं हमारी टेक्स्ट बुक इतनी हम लोगों ने पढ़ी है, तो ये क्या साथियों? टेक्स्ट बुक है। पाठ्य पुस्तक प्रायः किसके लिए होती है? अप्रौढ़, यानी जो एडल्ट नहीं होते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक होती है। आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में हम किताबों का अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं। जब आप ऊंची कक्षाओं में चले जाते हैं, यानी आप जब 12वीं पास करने के बाद ऊंची कक्षाओं में जाते हैं, तब आपको लेक्चर सिर्फ दिया जाता है, आपको किताबें खोल के अक्षर से नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि लेक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। वहाँ पाठ्य पुस्तकों की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ मूल जरूरत होती है, लेकिन जरूर अक्षर से नहीं। वहाँ प्रोफेसर्स आते हैं और टीचर्स आते हैं, लेक्चरर आते हैं, सिर्फ आपको लेक्चर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। आइए भाई, यहाँ कह रहे हैं किसने दिया है? एलके लिविस ने दिया है, बेकन ने दिया है, क्रोनबैक ने दिया है, हॉल क्वेस्ट ने दिया है। सवाल पूछा गया सवाल है, जिन लोगों ने सवाल को थोड़ा देखा होगा वो सारे छात्र हमारे सवालों को कर रहे होंगे साथियों। आइए देखते हैं, हमारा सवाल आ गया हमारे सामने, और सवाल क्या कह रहा है? किसने दिया इसको? इस सवाल का जवाब आपसे हम चाहेंगे साथियों, इसको किसने दिया इस सवाल का जवाब? तो क्रोनबैक। किसने दिया सवाल का जवाब? 11। हाँ, क्रोनबैक जो दे रहे हैं, बेकर नहीं भाई, क्रोनबैक इसमें उत्तर हमें मिल रहा है। प्रतिमा जी ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। हॉल क्वेस्ट ने दिया है, क्रोनबैक ने दिया है। तो थोड़ा विकल्पों का चयन करते हुए हमें आप बताइए। 2 विकल्प आपके सामने हैं, हाँ आपके सामने 2 विकल्प हैं, आप दोनों विकल्पों का चयन करते हुए हमें बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, तो मैं बताता हूं आपको। हाँ,
इसका उत्तर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए अभी सवाल का जवाब। जितना जल्दी सवाल का जवाब देंगे हमें अच्छा लगेगा कि हमारे छात्रों ने हमें जवाब दिया है। तो हाँ, तो हमारे जो कमेंट करने वाले छात्र हैं उनको देख रहा हूँ मैं, और हमारे छात्रों के जवाब हमको मिल भी रहे हैं, और उन सवाल उन जवाबों को हम एक साथ देख रहे हैं। और देखते हैं साथियों कि आप हमें कितना जल्दी सवाल का जवाब दे पाते हैं। और सवाल नंबर साथियों क्या है, सवाल नंबर हमारा आ गया ये, हाँ, तो ये किसने कहा, क्रोनबेक ने कहा, किसने कहा है? हाँ साथियों, जो भी इस विकल्प बिल्कुल चयन भी हमने सही किया, प्रतिमात्मा जी ने किया है, बिल्कुल सही किया, धन्यवाद सबका। दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण प्रणाली के लिए उपयुक्त है? दंडान्वय प्रणाली व्याकरण के लिए, गद्य शिक्षण के लिए, लेखन के लिए। ये सवाल आपसे पूछ दिया, दंडान्वय प्रणाली किसके लिए है, पूछ लिया सवाल आपसे, और आप इसका जवाब दे दीजिए। 12वां नंबर का सवाल पूछ दिया, ठीक है। किसके लिए अन्वय करते हैं? कोई श्लोक है उसका अन्वय करेंगे आप, अन्वय करते हैं तो उसको बैठा के यहाँ का शब्द वहां, वहां का शब्द यहाँ बैठाते हुए आप सवालों को करते हैं, तो इसको क्या साथियों क्या कहते हैं? काव्य शिक्षण प्रणाली कहते हैं। 13वां सवाल हो गया, मौखिक भाषा शिक्षण किसकी प्रत्यक्ष विधि है? भाषण की, अनुलिपि की, प्रतिलिपि की और शुक्लेख की 4 भाषा है। 13 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है, 13 नंबर का जवाब दीजिएगा साथियों। मैं चाहूंगा आप समय जवाब दीजिए। मौखिक भाषा शिक्षण क्या कह रहा है आपसे? मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है, ये पूछ रहा है। भाषण है कि अनुलिपि है, प्रतिलिपि है? मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है, डायरेक्ट जो विधि है वो कौन सी साथियों है? तो ये क्या है साथियों? ये भाषण की विधि है। 14वां सवाल देखते हैं हम लोग है, कुटिम शब्द का अर्थ पूछ दिया, कठिन, कूटना, कष्ट और भवन की भूमि। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करिए। हमारी कक्षा कैसी लग रही साथियों? कुटिम का अर्थ कभी पूछेगा सबसे, ये सब कभी बड़े कठिन सवाल होते हैं, या तो आपको आते हैं या तो बिल्कुल आपको नहीं आते हैं। ये सवाल आपके सामने आ गया साथियों, कुटिम का अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। और देखिए, आप भवन की भूमि कहेंगे, और 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे, इसके पहले हमने आपको बताया ही था। आपके लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, 55 को मैं अभी इसके कुछ देर पहले बताया था कि 55 का संस्कृत में हिंदी इसका क्या होगा। आप हमें बताइएगा 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं। अगर आप हमको बता पाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं बता पाते हैं तो आगे की कक्षाओं में हम फिर आपसे मिलेंगे साथियों। 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 50, पंचपंचाशत, पंचनवति, पंचशत। 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करते हुए आपको बताया था मैं, पंचपंचाशत साथियों कहा था कि क्या था, पंचपंचाशत मिला था, यानी 50 इधर और प्लस इसे 5 इधर, इसको पंच कहेंगे, इसको पंचाशत कहेंगे, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? पंचपंचाशत, ठीक है, पंचपंचाशत, ठीक है। ऐसे ही 65 को क्या कहेंगे, 45 को क्या कहेंगे, 35 को क्या कहेंगे, 25 को क्या कहेंगे, 15 को क्या कहेंगे, और 8 को क्या कहेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारी कक्षा कैसी लगी साथियों आपको? हमारी कक्षा अगर आपको अच्छी लगी है तो निश्चित तौर पे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली कक्षा में हम लोग 15 सवाल फिर लेकर के आएंगे, या 30 सवाल तक लेकर के आएंगे, और सारे सवालों को करेंगे आपको ये बताने का हम भरसक प्रयास करेंगे कि साथियों सारे सवालों को करना आपको चुटकी में सिखाएंगे। 30 में 30 कैसे करना है। संस्कृत में सिर्फ 30 सवाल लेकर के हम नहीं आ रहे हैं आपके सामने में, हिंदी के भी जो 15 व्याकरण के सवाल आते हैं उसको भी लेकर के आए हैं, सुपरलेटिव 10 सवाल आएंगे उसको भी लेकर के आए हैं साथियों। 55 से 70 सवाल लेकर के हम आए हुए हैं आपके सामने। अगर आप इसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। नमो नमः।